एक पुरानी हवेली, एक बूढ़ी औरत और तीन रहस्यमय आत्माएं जिनसे हर घर का विनाश होता है। लोग कहते हैं जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है, वहां धीरे-धीरे खुशियां मर जाती हैं। पर सवाल यह है, कौन है ये तीन लोग? आज की कहानी एक चेतावनी है, एक ऐसी सच्चाई जो आपके अपने घर से जुड़ी हो सकती है। सुनिए, अद्वैत और वृंदा की वो मुलाकात जिसने एक पूरे परिवार की तकदीर बदल दी। शाम ढल रही थी। गांव के अंतिम छोर पर स्थित एक पुरानी कच्ची हवेली में हल्की हल्की हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और हर बार एक अजीब सी सिसकी जैसी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो, कोई जो अब नहीं रहा। उसी हवेली में पिछले कुछ वर्षों से रह रही थी एक बूढ़ी औरत। नाम था उसका वृंदा। कभी इस गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार की बहू थी वृंदा, पर अब बस एक टूटी खाट, दो मिट्टी के दीपक और दीवारों पर कुछ धुंधले चित्र रह गए थे उस वैभव की गवाही देने को। गांव में लोग कहते थे, हवेली में कोई श्राप है। वृंदा की आंखों में जो देखे उसे अपना अतीत दिखने लगता है। पर आज की शाम कुछ अलग थी। गांव के नए प्रधान का बेटा अद्वैत, जो कि मनोविज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा था, वो गांव आया था कुछ शोध के लिए और उसने सुना वृंदा के बारे में। गांव वालों ने तो यहां तक कह दिया, उससे मिलना है तो मन को मजबूत रख, नहीं तो जो कहेगी वैसा सच में हो जाएगा। लेकिन अद्वैत ठहरा तर्कवादी। उसने वृंदा के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर धूप की एक तीखी किरण उस बूढ़ी स्त्री के चेहरे पर पड़ी, जो चूल्हे के पास बैठी कुछ बुन रही थी या शायद कुछ सुलझा रही थी। कौन? उसका स्वर कमजोर था लेकिन निगाहें तीखी। मैं अद्वैत हूं, प्रधान जी का बेटा, मनोविज्ञान पढ़ता हूं, आपसे कुछ बातें करनी है। वृंदा ने बिना कुछ कहे एक और इशारा किया। बैठ। अद्वैत बैठ गया और बोला, आपके बारे में सुना है। लोग कहते हैं आप जो देखती हैं सच हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में क्या देखा, क्या खोया और क्या सीखा। वृंदा एक क्षण शांत रही, फिर बोली, बोलने से पहले एक बात समझ ले। मैं कहानी नहीं सुनाती, चेतावनी देती हूँ। अद्वैत की आंखें चमक उठीं। तो दीजिए चेतावनी, हो सकता है मेरे शोध में मदद मिले। वृंदा ने गहरी सांस ली और बोली, हर घर की बर्बादी के पीछे तीन लोग होते हैं। कोई उनका नाम नहीं लेता, पर वे हर घर में होते हैं। मैं भी एक ऐसे ही घर की बहू थी, जहां ये तीनों रहते थे। और फिर उस घर का क्या हुआ सुनना है? हाँ, अद्वैत बोला। वृंदा की आंखें जैसे भूतकाल में चली गई। उसकी आवाज में कंपन था। उस समय इस हवेली में 13 लोग रहते थे। मेरे पति देवव्रत, उनके दो भाई हरिकेश और आनंद, तीनों की पत्नियां, 5 बच्चे, एक वृद्ध सास और एक नौकरानी। पर जैसे जैसे समय गुजरा, इस घर की शांति को किसी की नजर लग गई, और वो नजर थी घर के भीतर ही पल रहे 3 चेहरों की, जिनकी आत्मा शुद्ध नहीं थी, जिनका काम था छुप कर घर की नींव को चाटना। कौन थे वो? अद्वैत पूछ बैठा। वृंदा ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, पहले जान फिर पहचान, क्योंकि आज भी वो 3 तरह के लोग तुम्हारे जैसे हर किसी के घर में होते हैं, और जब तक उन्हें पहचान कर रोका न जाए, तब तक सुख एक भ्रम होता है। पर कैसे? अद्वैत जिद पर उतर आया। वृंदा की आंखों में एक हल्की सी जलन सी चमक आई। मैं बताऊंगी, पर उसके लिए तुझे उन यादों की गलियों में चलना होगा जहां सच चुभता है। मैं तैयार हूं, अद्वैत बोला। और यहीं से शुरू हुई वृंदा की कहानी, उस हवेली की, उस त्रासदी की,
और उन 3 चेहरों की जिनसे घर का विनाश निश्चित हो जाता है। उस समय हवेली में सबसे बड़ा बेटा था, हरिकेश। ऊंची आवाज में बात करना, दूसरों को नीचा दिखाना और निर्णय थोपना उसका स्वभाव था। घर में अगर कोई भी समस्या आती तो वो पहले दूसरों को दोष देता, खुद में कभी झांकता नहीं था। वृंदा उसे देखती थी और चुप रह जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन उसके शब्द ही इस घर की दीवारों को गिरा देंगे। दूसरा भाई आनंद बिल्कुल उल्टा था। हंसमुख, सबका चहेता, पर भीतर से कमजोर। किसी की बात टाल नहीं सकता था। हर बात में हाँ करना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता था। पर तीसरी आत्मा, सबसे खतरनाक, वो थी घर की सास, शारदा। आंखों में अजीब सी चमक, सबकी बात सुनना और चुपचाप अपनी बहुओं के खिलाफ जहर फैलाना। एक बार उसने कहा था, इस घर में मेरा ही राज चलेगा, बहुएं तो बस परछाई हैं। वृंदा धीरे धीरे इन तीनों को समझने लगी थी। वो जान चुकी थी कि घर तब नहीं टूटता जब कोई बाहर से हमला करता है। वो तब टूटता है जब अंदर ही से लोग एक दूसरे की जड़ें काटने लगते हैं। और तब शुरू हुई उसकी चुप युद्ध। वो देखती रही, सुनती रही, पर एक दिन ऐसा आया जब पहली दरार पड़ी। हरिकेश की पत्नी ने आत्महत्या कर ली, बिना कुछ कहे, और मरने से पहले एक चिट्ठी छोड़ गई। मैं बोलना चाहती थी, पर हरिकेश की आवाज ने मेरे विचारों को हमेशा दबा दिया। अद्वैत सुनकर सिहर गया। ये तो, वो कुछ कह नहीं पाया। हाँ, वृंदा बोली, पहला विनाश बोलने वाले का नहीं, चुप रहने वालों का होता है। पहली आत्मा थी जो दूसरों पर राज जमाने के लिए सबकी आवाज छीन लेती है। वो उठी, धीमे कदमों से चली और एक पुराना संदूक खोला। उसमें कुछ चिट्ठियां थीं, तस्वीरें थीं और एक खत जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। ये सब देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि कैसे दूसरे और तीसरे ने मिलकर उस हवेली को उजाड़ दिया। वृंदा ने जब पुराना संदूक खोला तो उसमें एक तस्वीर थी, काली सफेद, कुछ धुंधली, लेकिन साफ दिख रही थी। एक छोटी सी बच्ची जो शारदा की गोद में बैठी थी, और उस तस्वीर के पीछे लिखा था, सबसे पहले जिस पर जहर चढ़ाया जाए वही दूसरों को भी बांटता है। अद्वैत ने सवाल किया, ये बच्ची कौन थी? वृंदा बोली, मेरी पहली बेटी गौरी। वो मासूम थी, पर सास ने बचपन से उसे दूसरे के भेद सुनाना, तुलना करना और एक बहू को दूसरी बहू से नीचा दिखाना सिखा दिया था। जब वो 7 साल की थी, तब उसने मुझे एक दिन कहा था, तुम सबसे कमजोर हो मां। दादी कहती हैं कि इस घर की लकीरें तुमसे छोटी हो जाएंगी। तब समझ में आ गया था कि अब जहर केवल कानों तक नहीं, नसों में दौड़ने लगा है। वे धीमे स्वर में कहती गई, शारदा जैसी औरतें घर की वृद्धावस्था में भी राज चाहती हैं। वो स्नेह की आड़ में अपनी जड़ें फैलाती हैं, बच्चों के विचार चुराती हैं, बहुओं के आत्मसम्मान को कुचलती हैं। ये दूसरी आत्मा होती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वह दिखती तो शांत है, पर उसका काम है तुलना कराना, बांटना, परछाइयां बनाना। अद्वैत अब बिल्कुल शांत था। उसने चुपचाप एक और देखा और बोला, मेरी मां भी पिताजी की पसंद के हर कपड़े को काटकर फेंक देती थी। कहती थीं, अब तू उनका पहला प्यार नहीं, मैं हूं। तब मैं बच्चा था, पर अब समझ रहा हूं। वृंदा ने उसकी आंखों में झांका। बेटा, हर मां बुरी नहीं होती, पर जब एक स्त्री अपने मोह को दूसरों पर थोपने लगे तो वहां मोह नहीं, रोग होता है। अब अद्वैत डरने लगा था। वो तीसरा कौन था?
वृंदा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वो तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक आदत थी। उस नौकरानी में दिखी थी मुझे पहली बार। नाम था उसका रामो। उसे किसी ने कभी ठीक से सुना नहीं, उसने किसी की परवाह नहीं की। वह अपने मन से घर में अफवाहें फैलाता था, कुछ बातें जोड़ता था, कुछ घटाता था, और हर बार उसकी कही बात किसी न किसी को दूसरों से अलग कर देती थी। कभी कहता, मालकिन, छोटी बहू ने आपका कला चुरा लिया। कभी कहता, बड़े भैया ने सारा खेत अपने नाम करवा लिया है। और लोग बिना सोच समझे उस पर विश्वास करते चले गए। वृंदा ने अपने माथे पर हाथ रखा। कभी कभी तो मैं खुद भी डर जाती थी कि मुझे जो पता है कहीं वो भी रामों से ही तो नहीं आया। मुझे लगने लगा था कि हम सब खुद नहीं सोचते थे, हमारे दिमाग उस नौकरानी ने किराए पर ले लिए थे। और फिर अद्वैत ने धीरे से पूछा। वृंदा बोली, एक दिन मैंने देखा कि रामू चुपके से हरिकेश के कमरे में गया और उसके जाने के बाद शारदा से बोला, बड़े मालिक ने कह दिया है कि अब घर के सब निर्णय वही लेंगे। फिर गया आनंद के पास और बोला, आपको नहीं लगता कि आप भर के कामों से दूर हो रहे हैं? और उसी दिन पहली बार दो भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में क्रोध देखा और फिर आग लग गई। अद्वैत की आंखें अब भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। तो वो तीसरी आत्मा, उसने कहा। वृंदा ने सिर हिलाया। तीसरी आत्मा होती है विचार विकृति। जब घर में अफवाह, बिना पुष्टि की बातों और दूसरों के शब्दों को सच मानने की आदत बस जाती है। ये आत्मा इंसान के भीतर नहीं, उसके कानों के रास्ते घर में आती है। अब अद्वैत अपने बचपन को याद कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसके ताऊजी ने कह दिया था, तेरे पापा ने मेरी जमीन हड़प ली। और वही बात उसके मन में ऐसी घर कर गई कि वो सालों तक अपने पिता से ठीक से बात नहीं कर पाया। मैं समझ रहा हूं, वो बोला। तब समझ, वृंदा की आवाज तेज हो गई। अगर किसी घर में एक ऐसा हो जो दूसरों की आवाज दबाता हो, दूसरा ऐसा जो सबके बीच छिपकर राज चलाना चाहता हो, और तीसरा ऐसा जो अफवाहों से खून को उबाल दे, तो फिर उस घर का अंत निश्चित है। तो बचा कैसे जाए? अद्वैत ने पूछा। वृंदा अब एकदम शांत हो गई। फिर बोली, इन तीनों को पहचान, अपने घर में ढूंढ और उन्हें नाम दे दे। एक बार जब तू नाम दे देता है तो वो डरावना नहीं रहता, वो संभालने योग्य हो जाता है। घर का शत्रु बाहर नहीं होता बेटा, वो अपनों के बीच छिपा होता है। वृंदा चुप थी। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव था, जैसे वो अद्वैत की आंखों के पार देख रही हो। चूल्हे की राख अब बुझने लगी थी। दीपक की लौ कांप रही थी और हवेली के कोनों से पुरानी आवाजें सी फुसफुसाने लगी थीं। तेरे घर में कौन है? वृंदा ने पूछा। पिता हैं, मां हैं, एक चाचा और चाची, और मेरा छोटा भाई भी है। दिल्ली में हम साथ रहते हैं। पिताजी का बिजनेस है और हम दोनों भाई पढ़ रहे हैं। और उनमें से कौन है जो दूसरों की आवाज दबाता है? वृंदा की निगाहें एकदम स्थिर थीं। अद्वैत ने सोचते हुए कहा, शायद मेरे चाचा। जब भी कोई राय देता है वो अपनी जोर की आवाज से सबकी बात काट देते हैं। उन्होंने ही पापा को समझाया था कि बिजनेस में किसी और की बात सुनना समय की बर्बादी है। और जो मोह के नाम पर सबको बांटता है। अद्वैत का चेहरा अब बदलने लगा था। मां, उसने कहा, मां जब भी मेरे छोटे भाई को प्यार करती हैं तो कहती हैं कि मैं तो बचपन से ही उनसे दूर हो गया था और भाई ही उनका सच्चा बेटा है। वो मेरे सामने ऐसा नहीं कहती, पर मैंने उन्हें एक बार अपने पापा से ये कहते सुना था। वृंदा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। और तीसरा? अद्वैत अब असहज हो गया। उसके चेहरे पर खामोशी छा गई थी। तीसरा शायद मैं ही हूं, उसने कांपती आवाज में कहा।
क्या मतलब? वृंदा बोली। मैंने बचपन में बहुत सी बातें बिना सोचे समझे दूसरों को बताई। मां ने कभी जो गुस्से में कहा, मैंने पिताजी को बता दिया। चाचा की किसी झुंझलाहट को भाई से कह दिया और फिर दोनों में तनाव हो गया। मैं कभी झूठ नहीं बोला, पर कभी किसी बात को जांचा नहीं, बस कहा। शायद मैं ही वो विचार विकृति बन गया था। वृंदा चुप रही। वो उसकी बातों को नहीं काट रही थी, वो बस सुन रही थी, गहराई से, जैसे कोई पुराने जख्म फिर से देख रहा हो। तो क्या मैं अपने ही घर का विनाश कर रहा हूं? अद्वैत की आवाज भर आई थी। वृंदा उठी और एक पुराने लोहे के संदूक से एक कटोरी निकाली। उसमें हल्दी, तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा चंदन रखा था। ये क्या है? अद्वैत ने पूछा। ये प्रतीक है, शुद्धता का, संतुलन का और मौन का। जब भी तू देखे कि घर में तीनों में से कोई आत्मा प्रकट हो रही है, तब ये कटोरी उस कमरे में रख देना और उस दिन कुछ भी ना बोलना, सिर्फ सुनना। कई बार सबसे बड़ी लड़ाई चुप रहकर जीती जाती है। अद्वैत ने श्रद्धा से सिर झुकाया। फिर वृंदा ने कहा, पर सुन, चुप रहना तब तक ठीक है जब तक तू डर के कारण चुप ना हो। जब तुझे लगे कि तू खुद उस आत्मा का रूप ले रहा है, तब अपने भीतर झांक और अपनी मंशा से सवाल कर, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? वो क्षण जीवन बदलने वाला था। अद्वैत अब समझ चुका था कि वृंदा की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं थी। वो एक जीवित चेतावनी थी जो उसके अपने घर की दीवारों पर छपने लगी थी। वो अब अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन इस बार एक नए दृष्टिकोण के साथ। वो उठने लगा, पर वृंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक आखिरी बात, वृंदा बोली, जब तू घर जाएगा और अगर वहां तू देखे कि इन तीन आत्माओं में से कोई फिर से उड़ रही है, तो उसे दर्पण दिखा देना। कैसा दर्पण? अपने व्यवहार का, अपने मौन का और सबसे अहम, अपने निर्णय का। तेरा सच्चा निर्णय किसी पर थोपे बिना भी उन्हें बदल देगा। अद्वैत ने धीरे से हां में सिर हिलाया और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगा, पीछे से वृंदा की आवाज आई, और हां, अद्वैत, जब तू अपने घर में इन तीनों आत्माओं को पहचान ले, तब मुझे लौटकर जरूर बताना, क्योंकि हर पीढ़ी में कोई एक ऐसा होता है जो इनसे लड़ता है, और वो कभी अकेला नहीं होता। अद्वैत मुस्कुराया और दरवाजा खोलकर चला गया। दिल्ली लौटे समय अद्वैत का मन बिल्कुल शांत था, पर वो शांति तूफान से पहले वाली थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते दृश्य जैसे उसके भीतर के विचारों की तरह ही थे, धुंधले पर स्पष्ट आकार लेते हुए। उसे हर शब्द याद था जो वृंदा ने कहा था। अब उसका इरादा था अपने ही घर में वो तीनों आत्माएं पहचान कर उन्हें बदलने का प्रयास करना। लेकिन कैसे? घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। मां हमेशा की तरह दरवाजे पर आईं, पर आंखों में वो स्नेह नहीं था जो एक मां की आंखों में होता है। उसमें एक तुलना थी, एक तौलती हुई निगाह जो अद्वैत को उसके छोटे भाई से छोटा मानती थी। आ गया तू? मां बोली। तेरे भाई ने तो अब तक पापा के सारे फाइल संभाल लिए हैं, सबकी आंखों का तारा बन गया है। अद्वैत चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस वही कटोरी जो वृंदा ने दी थी, तुलसी, चंदन और हल्दी से भरी, जाकर पूजा के पास रख दी। ये क्या है? मां ने पूछा। एक संकेत है, अद्वैत ने कहा।
कि आज से इस घर में कोई बोलेगा नहीं जब तक सब सुनना ना सीखे। मां को यह बात अजीब लगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन चाचा घर आए, हमेशा की तरह ऊंचे स्वर में सबको निर्देश देते हुए। उन्होंने जैसे ही अद्वैत से पूछा, तेरा क्या इरादा है अब आगे का? तो अद्वैत ने फिर मौन साध लिया। चाचा ने बात दोहराई, फिर भी अद्वैत ने नहीं कहा। कुछ तो बोल, चाचा चीख पड़े। अगर मैं बोलूंगा, अद्वैत ने धीरे से कहा, तो मेरी बात आप सुनोगे? चाचा चुप हो गए। पहली बार। उसी रात छोटा भाई उसके पास आया और बोला, मां कह रही थी कि तू अब परिवार में पिछड़ गया है, क्या तुझे दुख नहीं होता? अद्वैत ने फिर एक सवाल किया, क्या तुझे कभी महसूस हुआ कि तू मां का हथियार बन गया है? छोटा भाई ठिठक गया। मां की ममता कोई अपराध नहीं है, अद्वैत ने कहा, लेकिन जब वो अपने एक बेटे से दूसरे को काटने लगे तो वो ममता नहीं, मोह बन जाती है। भाई ने कुछ नहीं कहा। और तभी अगले दिन परिवार में एक बड़ी बात हुई। पिताजी ने दोनों बेटों को साथ बिठाकर जमीन की एक फाइल बांटी जिसमें अद्वैत का नाम नहीं था। ये तो छोटे बेटे के नाम होनी चाहिए, चाचा ने कहा। उसने मेहनत की है, अद्वैत तो बस गांव घूमने गया था। अद्वैत ने तब सिर्फ एक बार गहरी सांस ली और वो कटोरी उठाकर मेज पर रख दी। फैसले हमेशा मेहनत पर नहीं, नियत पर होते हैं, उसने कहा। मैं इस कागज से नहीं, इस घर की आत्मा से जुड़ना चाहता हूं। पिता चौंक गए। क्या मतलब? उन्होंने पूछा। इस घर की आत्मा बीमार है पिताजी। उसमें 3 रोग लग चुके हैं, आवाजें दबाने वाला, मोह का सौदागर और अफवाहों का व्यापारी। और अद्वैत ने सबके सामने उन 3 आत्माओं के चेहरे गिना दिए, पर बिना नाम लिए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, वो बोला, मैं बस आईना दिखा रहा हूं। फिर उसने एक चिट्ठी निकाली, उसी बूढ़ी वृंदा की। उसमें लिखा था, जिस घर में ये 3 आत्माएं पलने लगें, वो घर महल होकर भी कब्र बन जाता है। वहां हंसी की जगह ताने, आंखों की जगह निगाहें और रिश्तों की जगह जिम्मेदारियां बस जाती हैं। लेकिन जिस दिन कोई एक व्यक्ति इन्हें पहचान कर मौन विचार और निर्णय से रोके, उस दिन वो घर दोबारा मंदिर बन सकता है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। मां की आंखें पहली बार अद्वैत को बिना तुलना के देख रही थीं, और चाचा एकटक देख रहे थे, जैसे पहली बार कोई उनकी आवाज के पार की आवाज उन्हें सुना रहा हो। उस दिन से अद्वैत ने कोई चमत्कारी काम नहीं किया, पर उसने सबको सुनना सिखाया। उसने मां से कहा, मुझे नहीं चाहिए आपका ज्यादा प्यार, बस मेरे प्रति कम न्याय मत कीजिए। चाचा से कहा, आपका अनुभव अमूल्य है, पर उसमें जगह होनी चाहिए दूसरों की भी। और छोटे भाई से कहा, तू सबसे छोटा है, पर जब तू सही बोलेगा तो मैं सबसे पहले तेरी पीठ थपथपाऊंगा। धीरे धीरे परिवार बदलने लगा, रिश्ते फिर से सांस लेने लगे। और एक दिन अद्वैत ने फिर उस हवेली की ओर रुख किया, पर जब वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। हवेली ढह चुकी थी और पेड़ की छांव के नीचे मिट्टी में हल्का सा लिखा था, जब तुम लौटोगे मैं नहीं मिलूंगी, पर अगर तुम्हारा घर अब सांसें ले रहा है तो समझना मैं वहां हूं। अद्वैत की आंखें भीग गईं। वो मुस्कुराया और धीरे से मिट्टी में लिखा, हां, अब वहां तू ही है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल स्टोरी वाली यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं, एक चेतावनी है।